So, hello everyone, and I welcome you all to Enthuse batch of Rank Plus. आज हम बेसिकली नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का। तो क्लास 12th का जो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है डेट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उसमें आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और रिलेशन, मतलब ये बेसिकली पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। तो उस पर हमारा काम रहेगा। लेक्चर की जो सीरीज है उसको मैं चैप्टर वाइज रख रहा हूँ। तो ये चैप्टर नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो मैंने इसको लेक्चर नंबर 1 आपका रख दिया है। कोर्स ऑफ कंटेंट आज की क्लास में बेसिकली ये 3 टॉपिक्स हम कवर करेंगे और जेई के कुछ पीवाईक्यूज क्वेश्चंस करेंगे। हमारा यहाँ पर देखने का नजरिया बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही रहेगा जो हमने चैप्टर नंबर 1 में किया है। और अगर आप जेई मेन का या जेई एडवांस का सिलेबस अगर देखते हैं, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक जो है वो एक ही यूनिट में दोनों टॉपिक्स आते हैं हमारे पास। तो आज 3 टॉपिक हम करने वाले हैं: इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड एनर्जी, रिलेशंस बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अलावा वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की किस तरीके से चीजें निकाली जाती है। चलिए सबसे पहली चीज स्टार्ट करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कोई नई टर्म नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी को हम बहुत पहले भी यूज करते थे। आपने क्लास 11th में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी होगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली, एमजीएच आपने देखी होगी। इसके अलावा ग्रेविटेशनल में फिर से हमने पोटेंशियल एनर्जी का काम किया था। जो काम आपने क्लास 11 के ग्रेविटेशन चैप्टर में किया था, सिमिलर काम आपको यहां पर करना है। कुछ भी चेंज नहीं है, हल्की हल्की टर्म्स में चेंज आएगा, बाकी सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। चलिए मैं बात करता हूं हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक होनहार स्टूडेंट क्या काम करता है कि चीजों को पॉइंट वाइज याद रखता है। आपको भी चीजें पॉइंट वाइज याद रखनी है। तो ये हमारे पास ऐसी एनर्जी है जो पोजीशन पे डिपेंड करती है ना। इट डिपेंड्स अपॉन पोजीशन। तो अगर पोजीशन लूज हुई या पोजीशन चेंज हुई तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई। ये तो आप समझ सकते हैं। अभी जो पोजीशन हमने ली है कि हमारे पास पोजीशन पे डिपेंड कर रही है, तो हमें कोई रेफरेंस भी लेना पड़ेगा, बिकॉज पोजीशन खुद ही किसी भी चीज की डिपेंड करती है कि रेफरेंस क्या है। भाई आप मेरे से कितनी दूर हैं, ये डिपेंड कर रहा है कि मैं अपने आप को रेफरेंस क्या मान रहा हूं। क्या ये बात क्लियर है? जल्दी से थम्स अप करेंगे सभी लोग अगर ये बात क्लियर है तो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है कि ये डिपेंड करती है हमारे पास पोजीशन पे, और पोजीशन खुद जो है वो डिपेंड करती है रेफरेंस पे, है ना। सेकंड चीज तो मैं यहां पे लिख देता हूं, और ये रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आपने रेफरेंस क्या लिया है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास रेफरेंस पे डिपेंड करती है। रेफरेंस आप चेंज कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या होगी? चेंज हो जाएगी। दूसरी चीज, ये इट इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। हम इस टाइप की एनर्जी को, जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये सिर्फ हम डिफाइन करते हैं जब हमारे पास क्या होती है? कंजर्वेटिव फोर्सेस होती है। अब ये कंजर्वेटिव फोर्सेस कैसी फोर्सेस होती है? भाई ये फोर्सेस हमारे पास ऐसी फोर्सेस हैं जिसमें आप ये मान सकते हैं कि आपके पास जो वर्क डन रहता है ना, डेट डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ, कि पाथ कौन सा हम ले रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। जैसे फ्रिक्शन में क्या रहता है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स नहीं कहते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस आपने बहुत सारी पढ़ी है, जैसे कि आपने ग्रेविटेशन पढ़ी थी इसलिए आपने वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी। आपने स्प्रिंग पढ़ा था इसलिए आपने स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी। अब आप इस चैप्टर में अगर मैं कहूं तो पिछले चैप्टर में आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा, कूलम्स लॉ जो हमने पढ़ा था जिससे फोर्स हम निकाल रहे थे, वो भी आपके पास एक कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। तो मैं यहां पर आपको कंजर्वेटिव फोर्सेस के कुछ एग्जांपल्स यहां पे लिख देता हूं। देखिए सबसे पहले तो आपने ग्रेविटेशनल पढ़ा था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपके पास होती है डेट इज कंजर्वेटिव फोर्स। सेकेंड चीज जो आपने पढ़ी थी वो आपने स्प्रिंग का पढ़ा था, है ना। स्प्रिंग फोर्स जो आपके पास होती है डेट इज ऑल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स। और तीसरी चीज आपके पास जो यहां पर अभी हम पढ़ेंगे वो आपके पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये 3 फोर्सेस बेसिकली हमें क्लास जो जेई की है उसके लिए पढ़ना है, और आपके क्लास 12th में भी और 11th में भी दोनों तीनों को अगर मिक्स कर दें तो हमारे पास यही फोर्सेस हमारे पास आती हैं, ठीक है। वाह भाई, हमारी सीरीज जो है वो एक्टिवेट हो गई थी। अब अब एक पॉइंट और मैं यहां पर कहना चाहूंगा आपको, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपके पास क्या है कि आप ये चीज देखेंगे कि हमारे पास जब भी
आप कुछ अगेंस्ट काम करेंगे, ठीक है, इन फोर्सेस के अगर आप अगेंस्ट काम करेंगे तो रीस्टोरिंग फोर्स टाइप की कोई फोर्स यहां पर लग रही होती है। जैसे कि ग्रेविटी, भाई मुझे पता है कि कोई हर चीज क्या है, ग्रेविटी हर चीज को नीचे की तरफ खींच रही है। मैंने कुछ करके भाई इस चीज को ऊपर की तरफ उठा दिया है। अब अगर मैंने इसको दम लगा के उठा रखा है ना भाई, ये पेन को, अगर मैं ये चीज हटा दूं तो ये दोबारा से रीस्टोर होकर दोबारा से नीचे जाने की कोशिश करेगा। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है एक रीस्टोरिंग का सेंस क्रिएट करता है। एक रीस्टोरिंग का इफेक्ट हमेशा रहता है जब हमारे पास हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। और जब आप अपोज, अगर मैं ये कहूं कि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अपोजिट काम करती है हमारे पास जो कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन से, तो आप पोटेंशियल एनर्जी को गेन करवाते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स काम करती है। और जब एक्सटर्नल फोर्स जो है, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स एक्स अपोजिट टू कंजर्वेटिव फोर्स, तो देन एक तो पोटेंशियल एनर्जी भी आपकी क्या होती है, इंक्रीज होती है। पहला काम, पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और पोटेंशियल एनर्जी अगर इंक्रीज होगी है तो एक्सटर्नल फोर्स को अगर आपने रिमूव कर दिया तो दोबारा से रीस्टोर होने की टेंडेंसी यहां पे रहती है, ठीक है। अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर दिया, एफ एक्सटर्नल को रिमूव अगर आप करेंगे तो ये क्या करेगा, रीगेन करेगा अपनी पोजीशन को। रिगेन या रीस्टोर कर लेता है, मैं रीस्टोर लिख देता हूं, एक ही वर्ड को हम बार बार यूज करेंगे तो रीस्टोर को लिख लेते हैं कि रीस्टोर करेगा अपनी पोजीशन को, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हमारे पास होते हैं आप पोटेंशियल एनर्जी के। जैसे आप देखिए स्प्रिंग, अगर मेरे पास स्प्रिंग है, मैंने खूब तेज खींच दिया किसी चीज को, जैसे ही मैं एक्सटर्नल फोर्स को हटाऊंगा वो क्या हो गया, धम देसी बंद हो जाएगा, है ना। जैसे मैं यहाँ पर एक आपको दिखाई देता हूं, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक ये रस्सी है, रेजिस्टेंस बैंड जिसे कहते हैं, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इस तरीके से इसको खींचा, यहाँ पर मैंने खींचा, एक्सटर्नल फोर्स लग रही है क्योंकि ये इसकी नेचुरल लेंथ है, मैंने यहां से इसे खींचा है तो एक एक्सटर्नल फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूं। जैसे ही मैं इसे छोड़ दूंगा, जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा तो इसने क्या करा, जो ये टेंडेंसी थी इस कंजर्वेटिव फोर्स की, ये जो इलास्टिक एनर्जी यहां पर थी, ये क्या कर रही थी, उसको खींच रही थी। सेम काम स्प्रिंग के साथ होता है, सेम काम आपका ग्रेविटी के साथ होता है कि आपने किसी चीज को ऊपर उठाया, जैसे ही छोड़ेंगे नीचे चली जाएगी। सेम काम आप ऐसे सोच सकते हैं कि सर ऐसा ही सेम काम क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी होगा, बिल्कुल होगा। आपके पास भाई एक पॉजिटिव चार्ज है और इधर भी एक पॉजिटिव चार्ज है, अगर आप एक्सटर्नल फोर्स को हटाएंगे तो ये अपने आप पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा, रीस्टोरिंग टेंडेंसी यहां पर आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, ठीक है। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ये चीज शो करती है। अभी मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपको बतानी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हमारे पास 2 चार्जेस की अगर मैं बात करूंगा तो आप इस चीज को तो नोट करके चल लीजिए, या फिर मैं भी पोटेंशियल बताता हूं, फिर इसके साथ साथ यहीं पे बता दूंगा, ठीक है। अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं कि पोटेंशियल क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसमें समझिए, मैं अब इसमें ज्यादा कहानी नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि वो हमारे जेई के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि आपने मतलब जब नॉर्मली जब हम वर्क एनर्जी पावर को पढ़ाएंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी को ज्यादा डिस्कस करते हैं, तो वहां से भी चीजें क्लियर हो जाती हैं, बट थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये हमारा बैच जो है वो क्लास 12th के लिए स्टार्ट हुआ है, तो जो मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए होते हैं, एक अप्रोच चाहिए होती है, उसके लिए मैं यहाँ पे बताऊंगा। मैंने माना कि मेरे पास चार्ज है Q, इसको हम सोर्स चार्ज मान के चल रहे हैं, और आप अगर r डिस्टेंस दूर चले गए हैं और एक P पॉइंट आपके पास यहां पर है और इस P पॉइंट पर आप निकालना चाह रहे हैं पोटेंशियल। देखिए पोटेंशियल हमारे पास एक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट है, फील्ड वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास होती थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी सेम वही है, फील्ड वाला कॉन्सेप्ट जो सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है, दूसरे किसी चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। बट हम बचना चाह रहे हैं ये फोर्सेस वाले कॉन्सेप्ट से, तो हम क्या है, वर्क के कॉन्सेप्ट को यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो पोटेंशियल वाली चीजें आती हैं, ये वर्क का जब हम कॉन्सेप्ट यूज करना स्टार्ट करते हैं तब आना स्टार्ट होती है, जब हम अवॉइड करना चाह रहे हैं नॉर्मल फोर्स वाले कॉन्सेप्ट को, ठीक है। दो दो तरीके रहते हैं मतलब चीजों के पहुंचने के, कि एक बार आप यहां से पहुंच जाइए, यहां से पहुंच जाइए, बात एक ही है। तो हमने फील्ड का जो कॉन्सेप्ट रहता है ना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ी थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी थी,
उसी का एक छोटा भाई आप यहां पे डिफाइन करना चाह रहे हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों रिलेट रहेंगे, अभी मैं उसको भी कराऊंगा, दोनों सेम ही होती है, सिमिलर ही होती है। तो अगर मुझे इस क्यू चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालनी है कि यहां पे पोटेंशियल क्या है, तो इसकी पोटेंशियल V एट P हमारे पास रहेगी K Q डिवाइडेड बाय R। ये आपके पास पोटेंशियल रहेगी, पोटेंशियल एट P ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये हमारे पास है पोटेंशियल एट P ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से ये हमारे पास पोटेंशियल रहती है। बहुत ही सिंपल सा काम है, बस आपको क्या करना है, के क्यू बाय आर करना है, काम हमारा खत्म हो गया। ठीक है, ऐसे कोई क्वेश्चंस बहुत सारे आ सकते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है यानी कि कोई इसकी डायरेक्शन है नहीं, देयर इज नो डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी है तो आप यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव जो आप कंसीडर करेंगे उस चीज को आप जरूर कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को आपको कंसीडर जरूर करना है। ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है बट कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट हमारे पास है नहीं। यूनिट की अगर हम बात करें कि एसआई यूनिट इसकी क्या होती है, तो एसआई यूनिट इसकी रहेगी भाई वोल्ट। इसके अलावा अभी आपको मैं एक चीज और कराऊंगा। देखिए एक वेद फॉर्मूला हमारे पास आएगा, वहां से अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आपके पास रहेगा न्यूटन मीटर पर कूलम। तो एक ये वैल्यू भी इसकी आएगी, तो इसको भी लिख लीजिए, न्यूटन मीटर पर कूलम। ठीक है, ये धीरे धीरे आएगी, तो इन दो चीजों को आप नोट करके चलिए। क्या ये बात क्लियर है? ये हमारे पास पोटेंशियल है कि एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगी। असली में पोटेंशियल क्या होती है, असली में पोटेंशियल का मतलब हमारे पास ये रहेगा कि कितना काम करना पड़ेगा कहीं से, अगर मैं इन्फिनिटी से, अगर मैं कहीं इन्फिनिटी से फ्रॉम इन्फिनिटी, अगर एक चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, अगर मैं एक यूनिट चार्ज को लेके आ रहा हूं, यूनिट चार्ज को अगर मैं इधर लेके आ रहा हूं फ्रॉम इन्फिनिटी, तो मुझे जितना वर्क करना पड़ेगा वो हमारे पास पोटेंशियल है। वर्क हमारे पास जो है वो डिफाइन होता है, वर्क की अगर हम बात करें तो वर्क हमारे पास डिफाइंड होता है, या पोटेंशियल कोई मैं कह दूं कि हमारे पास जो डिफाइंड होती है, तो आपके पास पोटेंशियल जो है वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज आपके पास रहती है। पोटेंशियल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये हमारे पास रहेगी वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। ठीक है, तो यहां से वर्क आपके पास जो आएगा वो वर्क आपके पास आ जाएगा वीपी इंटू चार्ज। ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, असली में तो हम बेसिकली इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, काफी ज्यादा एक्सटेंसिव यूज करने वाले हैं। अब जैसे जैसे इस फॉर्मूला को यूज करते हैं अभी आपको चीजें दिखेंगी। अब ये क्वेश्चन करते हैं, फिर समझते हैं कि सर ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन करते हैं। जो काम हमने पहले चैप्टर्स में किया है, पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस यहां रहेंगे, बस एक चीज चेंज हमारे पास हो रही है कि ये एक ऐसी क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव के साइन आपको बहुत देख के लेने हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, कोई डायरेक्शन यहां पर है नहीं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास है, एचसी वर्मा बुक का क्वेश्चन है। यहां पे दे रखा है कि दो पॉइंट चार्जेस आपके पास हैं। एक चार्ज आपके पास है +10 माइक्रोकूलम और एक चार्ज आपके पास है 20 माइक्रोकूलम। दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, एक को मैं Q1 मान लेता हूं, दूसरे को Q2 मान लेते हैं, एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। एक डिस्टेंस यहां पे दे रखा है कि डिस्टेंस d हमारे पास है। ठीक है, डिस्टेंस आपको 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज जरूर करेंगे क्योंकि पढ़ लिया आपने। जो आप ये चीज ध्यान रखिए कि आप मनोज कुमार सर को जरूर फॉलो करेंगे। यूनिट जो है वो आपकी रहेगी लेंथ की मीटर में, वेट की केजी में और टाइम की सेकंड में। मनोज कुमार सर, मीटर केजी सेकंड। ठीक है, फाइंड दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको निकालनी है कि मिडिल पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, यानी कि अगर आप बीच पॉइंट पर पहुंच गए और बीच पॉइंट हमारे पास O है, इसका मतलब कि यहां से डिस्टेंस हमारे पास है 1 सेंटीमीटर और यहां से भी डिस्टेंस हमारे पास है 1 सेंटीमीटर। तो दोनों जगह से अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है तो इसका मतलब क्या होगा भाई? अगर मैं पोटेंशियल को कहूं, फिर से मैं वही काम करूंगा कि मुझे इस पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालनी है तो मैं ये कहूंगा कि भैया इस वाली की वजह से पोटेंशियल यानी 1 की वजह से,
और इस वाले की वजह से पोटेंशियल यानी कि 2 की वजह से दोनों पोटेंशियल को ऐड कर देंगे, स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्टली ऐड करना है आपको। अच्छा, पहले वाले की वजह से पोटेंशियल आपके पास क्या होगी, के क्यू वन डिवाइडेड बाय आर। देखिए यहां से लेकर का यहां तक का डिस्टेंस मिड पॉइंट पे निकाल रहा हूं, तो आर आर ले लेते हैं कि आर आर है हमारे पास। दूसरे का अगर मैं कहूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, के क्यू टू बाय आर। के बाय क्यू को कॉमन ले लो, यहीं से ले लेते हैं, तो के बाय आर को कॉमन ले लेते हैं और आपके पास यहां पे आ जाएगा क्यू वन प्लस क्यू टू आएगा। अरे प्रवीण बताओ भाई, आंसर तो बता सकते हो, बस वैल्यू डालनी है आपको। 9 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10⁻², इंटू 1+2 को ऐड करना है तो आपके पास आएगा 30 इंटू 10⁻⁻6। कट कर दो, 9 3 270, 10 ऊपर गया 4 5, तो मैं बोल सकता हूं v इज इक्वल टू 27 इंटू 10⁻6 वोल्ट। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आ रहा है? अगर ये नेगेटिव में रहता तो भी ऐसा हो जाता भाई। अब एक चीज आपको दिख रही है कि हमारे पास यहां पर देखिए, जनरलाइज अगर मैं ये बताऊं आपको कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है Q1 और इधर भी एक पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है Q2, अगर मैं बीच की बात करता तो आपके पास क्या होता भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाती और आपके पास चांसेस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे 0 हो जाए, राइट। अगर बीच में मैं कोई चार्ज रख देता, अब बट आप यहां पे देख रहे हैं कि पोटेंशियल हमारे पास 0 नहीं है, यानी कि आप एक चीज और ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो पोटेंशियल हमारे पास होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो पोटेंशियल है आपस में भाई बहन है ये, कि भाई फील्ड का ही कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली सोर्स चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। बट आप ये देख रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर 0 है तो जरूरी नहीं है कि आपके पास पोटेंशियल 0 हो जाए। यहां पे पोटेंशियल हमारे पास 0 नहीं हुई है, पोटेंशियल की वैल्यू आ रही थी, ठीक है, पोटेंशियल की हमारे पास वैल्यू आ रही थी, राइट। चलिए बिल्कुल सही है, आगे आते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। सिमिलर पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, वहां पे भी हमने ऐसे ही काम किया था कि आपके पास एक रोड थी और रोड के ऊपर कोई चार्ज था, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे। यहां पर भी क्या है, यही है, बोला है कि एक चार्ज क्यू है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर अ लॉन्ग, हमारे पास यहां पे हमने मान लिया कि एक चार्ज है, एक चार्ज क्यू अगर आपके पास है, एल लेंथ पर फ्लोट हमारे पास कर गया, आपको निकालनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओ पॉइंट पे जब वो एल डिस्टेंस दूर है, ठीक है। तो किस तरीके से निकालेंगे भाई, हमें पता है कि ऐसे वाले क्वेश्चंस में एक ही काम किया जाता है कि आप जहां पर हैं वहां पर पहुंच जाओ। रेन वाली अप्रोच तो हमारी यही कहती थी कि भाई जहां पे निकाल रहा है वहां पहुंच जाओ। पहुंच गए जी, आर वाला स्टेप कंप्लीट हो गया कि यहां पे पहुंच गए। अब यहां से आपको इसकी पोटेंशियल निकालनी है, तो पिक्चर पिक्सल वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहां पे। तो मैंने मान लिया कि आपके पास यहां पे एक छोटी सी स्ट्रिप है, एक छोटी सी स्ट्रिप है डी एक्स लेंथ की, जिसका चार्ज होगा डी क्यू, और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस इसका होगा वो इसका होगा आर। तो आप कह सकते हैं कि v हमारे पास रहेगा k डी क्यू बाय आर, कह सकते हैं। और अगर लेंथ l है, लेंथ l का चार्ज q है, अगर लेंथ 1 होती तो चार्ज होता q बाय एल, अगर लेंथ dx है तो चार्ज आपका dq होगा और dq आपके पास रहेगा q बाय एल ऑफ dx। तो आप इसको भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यहां से आप सब्स्टिट्यूट करेंगे k q बाय एल dx बाय आर। अच्छा, कहां से कहां तक का इंटीग्रेशन करेंगे, कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये l से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, 2l तक जा रहा है ना जी। l से स्टार्ट हुआ और 2l तक आपके पास जा रहा है। क्या बात समझ में आई? r लेंथ अगर आपने ली है, डी आर ही मान लेते हैं, फिर उसको डी एक्स क्या लेके डी आर ही मान लेते हैं कि डी आर ही है, आर ही तो चेंज हो रहा है ना, तो इसे भी डी आर ही मान लेते हैं कि डी आर हमारे पास है। तो ये आपके पास है डी आर, ठीक है, ये आपके पास डी आर है, ये भी आपके पास डी आर है, ऊपर भी हमने डी आर यहां पे लिया है, ठीक है। अब आपको ये काम करना है, अब इसके लिए देखिए किस तरीके से काम करेंगे भाई। v आपके पास है तो ये आपके पास है के क्यू बाय एल,
ये आपके पास है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ln, ln हो जाएगा log, और ये आपके पास आ रहा है तो मैं यहां पे कह सकता हूं 2l, हाँ हाँ 2l माइनस ऑफ l, यानी 2l/l, तो ln2 हमारे पास आ गया। हमारा आंसर तो आ गया kq/l, हमारा आंसर आ गया kq/l ln2। तो हमारे पास क्या हुआ भाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। kq/2l, 2l। प्रवीण कुमार शर्मा, समझ में आई बात, हमारे पास इस तरीके से चलेगा, ठीक है, ओके। अब यही क्वेश्चन आप याद करो कि मैंने उसमें भी कराया था इलेक्ट्रिक फील्ड में, वहां पे मैंने कहा था एक्स से हमारे पास चल रहा है एल तक आपको लेके चलना था, वहां पे हमने जनरल किया था, यहां पर ये काम कर लिया, जेई मेन का क्वेश्चन था, आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको हैंडल कर लिया, ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास आएंगे, ठीक है। अब आगे आते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, बोला है कि हमें एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, बोल रहा है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू अ चार्ज, एक चार्ज दे रखा है और उसकी लोकेशन हमें दे रखी है, डायरेक्टली बस फॉर्मूला हमें सब्स्टिट्यूट करना है। अगर हम बात करें सॉल्यूशन ए की, तो आपके पास v जो है वो क्या होता है, kq/r आपके पास रहता है 9 × 10⁹ आपके पास है। चार्ज की वैल्यू देखिए आपको यहाँ पर दे रखी है। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है ना बेटा, ये भी आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि इनसे क्या होती है, थोड़े से कॉन्सेप्ट किस तरीके से वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया जाता है, बस यही चीज सीखते हैं। कॉन्सेप्ट तो आप मैंने जो बताया बस उतना ही कॉन्सेप्ट आपके पास है, ये कट जाएगा आपके पास, तो ये वैल्यू आपके पास आएगी, ऊपर 5 आ गया, 4, तो 4 × 10⁴ ये आ रहा है क्या आपके पास, 4 × 10⁴ वोल्ट आ रहा है, जल्दी बताइए। फिर अगर मैं यहां पर आऊं बी वाले पार्ट पे, आपको बोल रहा है हैंस ऑब्टेन दी वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, अगर वर्क डन हमें निकालना है कि इन्फिनिटी से लेके आता तो कितना होता, भाई वर्क डन आपके पास होता है QV, अभी मैंने बताया था, तो आपके पास 2 × 10⁻⁹ दे रखा है, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 4 × 10⁴ से, बस आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपके पास आएगा 8 × 10⁻⁵, ठीक है। वर्क डन की यूनिट क्या होती है हमारे पास, जूल्स, तो जूल्स इसका आंसर हो गया। फिर बोला डज द आंसर डिपेंड्स ऑन द पाथ अलोंग द चार्ज इज ब्रॉट, तो हमारे पास नो, पाथ मतलब मेरे पास वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ठीक है प्रवीण, करेक्ट। चलिए आगे हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखिए, अभी हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से देखा कि एक पॉइंट चार्ज अगर हमारे पास रहता है, टिल नाउ अब तक हम क्या क्या चीजें कर चुके हैं उसको देखते हैं कि टिल नाउ, भाई मैंने आपको बताया कि अगर एक पॉइंट चार्ज हमारे पास है, क्यू, उससे r डिस्टेंस दूर अगर आप चले गए हैं, तो इस पॉइंट पे p अगर पोटेंशियल अगर आपको निकालनी है, तो आपके पास पोटेंशियल आपके पास हो जाएगी, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल अगर आपको निकालनी है तो पोटेंशियल हो जाएगी के क्यू, कैपिटल क्यू, क्यू हमने कैपिटल क्यू लिया तो डिवाइड बाय आर। अगर यहीं पे मैं आपको ये कहूं कि आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी या वर्क डन आपको निकालना था, है ना, पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको नहीं बताई, अगर यहीं से मैंने कह दिया कि मेरे पास अगर रिंग होती, यहां पे अगर मैं आपको कहूं कि रिंग हमारे पास होती, सिमिलरली अगर मैं कहना चाहूं कि आपके पास एक रिंग है और एक रिंग पर आपने क्या रखा भैया, चार्ज रख दिया है, ऐसा ही काम हमने किया था। अगर एक रिंग पर चार्ज आपने रख दिया है और पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया चार्ज को, यहां से जो इसकी रेडियस है वो है r, यहां से जो आपके पास है ये है x, ठीक है। और आप अगर इस P पॉइंट पर, इस P पॉइंट पर क्या निकालना चाह रहे हैं, पोटेंशियल अगर निकालना चाह रहे हैं,
तो वही पोटेंशियल आपके पास कितनी आएगी मुझे ये बताइए। सबसे पहली चीज कि आपके पास पोटेंशियल कितनी आ जाएगी। अगर मैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना चाहूं तो क्या हमारे पास ये पोटेंशियल के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नहीं आएगी? आएगी। अगर मैं एक्स डिस्टेंस दूं तो पोटेंशियल, और अगर हम बिल्कुल इस पॉइंट पर अगर निकालना चाहें कि सेंटर पर कितनी रहेगी पोटेंशियल, तो सेंटर पर अगर निकालना चाहेंगे तो हमारे पास आएगा के क्यू बाय आर। क्या इस बारे में कोई डाउट? और रॉड वाला मैंने आपको बता ही दिया कि रॉड वाले में किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो इस चीज को भी लिख लो क्योंकि इसका काफी बड़ा यूज हमारे पास आने वाला है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलाज जो हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं कि पॉइंट चार्ज की वजह से हमारे पास क्या रहेगा और रिंग की वजह से क्या रहेगा। रॉड की वजह से हमने पिछले वाले क्वेश्चन में कर ही लिया है ना। थर्ड की अगर मैं बात करूं तो रॉड की अगर मैं बात कर रहा हूं रॉड की, तो आपको वो लास्ट क्वेश्चन में हमने देख लिया कि किस तरीके से रॉड वाले क्वेश्चंस को हैंडल किया जाता है। ठीक है भाई, ये जो चार्ज है ये यूनिफॉर्म होगा तब भी यही रहेगा, और अगर मेरे पास ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो चाहे नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सेम यही मेरे पास जो है फॉर्मूला यहां पर सेट रहेगा। ठीक है, आगे आते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है जेई मेन का, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन में हमें हमारे पास क्या दे रखा है। क्वेश्चन में बोला है कि देर इज टू थिन कोएक्सियल, देर इज टू थिन कोएक्सियल, ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा, नोट कर पा रहे हो? तेज होगा तो बता देना। हमारे पास इस तरीके से एक कोएक्सियल रिंग है। ठीक है, हमने मान लिया हमारे पास इस तरीके से कोएक्सियल रिंग है, ईच ऑफ रेडियस ए, जिसकी दोनों की रेडियस हमारे पास क्या है, ए रेडियस है, यानी कि इसकी रेडियस भी हमारे पास ए है और इसकी रेडियस भी हमारे पास क्या है, ए है। ठीक है, एक का चार्ज प्लस क्यू, दूसरे का चार्ज हमारे पास माइनस क्यू, रेस्पेक्टिवली आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एस, दोनों के बीच का जो सेपरेशन हमारे पास है वो एस है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द रिंग, आपसे पूछ रहा है कि अगर इस पॉइंट पर, अगर मैं इस पॉइंट पर, ये जो बीच वाला पॉइंट है इस पर अगर पोटेंशियल मान लूं कि मेरे पास इस पोटेंशियल की वीपी है, या वी ए बी सी डी लिख लेते हैं। अगर मैंने कह दिया ये वी ए है और ये मेरे पास वी बी पोटेंशियल है इस पॉइंट पर, तो आपसे टू फाइंड, बेसिकली क्या पूछ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि आप ये निकाल दो कि वी ए माइनस वी बी क्या है। इसका कहने का मतलब ये है पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आएगा तभी तो क्वेश्चन होगा। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द रिंग, कि इन दोनों के सेंटर्स के बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि कितना आपके पास यहां पर होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, क्या अप्रोच रखेंगे, तो वो आपको चीज सोचनी है। भाई मेरा एक ही वसूल है, मेरा तो एक ही वसूल है। क्या वसूल है? कि भाई आपको क्या काम करना है, आपको रिन वाली अप्रोच लगानी है। तो अगर मैं एक ए पॉइंट पर खड़ा हूं, अगर मैं एक ए पॉइंट पर खड़ा हूं, तो मैं ए पॉइंट पर खड़ा होके क्या बोलूंगा, भाई इसकी वजह से पोटेंशियल आएगी और इसकी वजह से पोटेंशियल आएगी। तो मैं वीए को लिख सकता हूं कि वीए की पोटेंशियल हमारे पास होगी भाई के क्यू बाय ए प्लस के क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। क्या ये चीज समझ में आई? ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास कितना होगा, ये मेरे पास रहेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। यहां पे कोई स्क्वायर वगैरह नहीं आता जो हमारे पास चीजें हट जाए। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं वी बी निकालना चाहूं कि वी बी मेरे पास क्या होगा, तो ये होगा माइनस के क्यू बाय ए प्लस के क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। अच्छा, अगर आपको क्या निकालना है भैया, आपको यहां पे निकालना हो
वी ए माइनस वी बी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू, इसको इसको माइनस करना है, ट्वाइस हो गया ना, ये भी डबल हो गया वो भी डबल हो गया आपके पास, दोनों डबल हो गए, दोनों डबल को मैंने बाहर निकाल लिया, एक के क्यू को भी बाहर निकालना पड़ेगा, हाँ हाँ, तो 2 KQ बाय, बस 2 KQ बाहर आएंगे, ये आपके पास रहेगा 1/a माइनस ऑफ 1/√a² प्लस s², ये आपके पास आ जाएगा, क्या आ रहा है आंसर, के की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी, अब तो बता सकते हो के की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1/4πε0 है, 1/4πε0 है, माइनस हमारे पास आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं है प्लस वाला, ये ऑप्शन नहीं है प्लस वाला, के मेरे पास है, 2k कट गया, 2 कट जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, क्या समझ में आई बात, प्रवीण कुमार, क्या ये बात क्लियर हुई, किस तरीके से हमारी अप्रोच चल रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट, कि पोटेंशियल निकालनी है तो कैसे निकालनी है, अब पोटेंशियल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आई होप कि तुम उस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है, हो जाएगा, जल्दी बोलिए, डन, ठीक है, चलिए, अब एक चीज मैं और बताता हूं भाई, लास्ट में हमने अगर मैं बात करूं फर्स्ट वाले चैप्टर की, तो हमने ऐसा भी काम किया था कि अगर हमारे पास 3 चार्जेस हैं, मैंने मान लिया कि मेरे पास यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, यहां पे एक चार्ज रखा है Q, और यहां पे भी एक चार्ज रखा है Q, मैं हूं सेंट्रॉइड पे, अगर मैं सेंट्रॉइड पे हूं तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, अगर हम सेंट्रॉइड पे हैं तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये हमारे पास ये ठीक है, आपको पोटेंशियल निकालनी है, फाइंड दी पोटेंशियल, क्वेश्चन है फाइंड दी पोटेंशियल एट ओ, ओ पॉइंट पे, ये आपके पास ओ पॉइंट है, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट, आपके पास इस तरीके से हेक्सागन है, क्यू 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 क्यू, आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए क्या काम करेंगे इसमें, रिन अप्रोच हमारे पास लगेगी, अगर मुझे पोटेंशियल निकालनी है भाई, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मैंने बोल दिया कि मेरे पास ये डिस्टेंस आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि भाई जो पोटेंशियल मेरे पास आएगी वी एट ओ, वो हमारे पास रहेगी 3 टाइम्स, क्योंकि इसकी वजह से जो पोटेंशियल है, इसकी वजह से जो पोटेंशियल है, इसकी वजह से जो पोटेंशियल है, तीनों की पोटेंशियल ऐड होगी तो 3 टाइम्स मेरे पास चीजें आ जाएंगी, तो मैं लिख सकता हूं भाई KQ डिवाइडेड बाय आर, और आर आपको पता है क्या लिखेंगे भाई, a/√3, a/√3 लिखेंगे, √3 क्यों कह रहे हो, 3√3 क्यों आएगा, हमारे पास आर की वैल्यू भूल गए किस तरीके से निकाली थी, आर की वैल्यू हमारे पास क्या रहती है भाई, ये कितने रेशियो में डिवाइड करता है हमारे पास, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, याद है कि नहीं है, ये जो आर हमारे पास होता है, आर की वैल्यू कितनी आती है, a/√3 आती है, ये निकाल के दिखाएं, देखिए सबसे पहली बात कि अगर मैंने मान लिया कि मेरे पास यहां से लेकर यहां तक का हाइट की अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास √3/4 a² एरिया होता है, इसको मैं लिखता हूं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
यहाँ से a और a कटेगा, 2 और 2 कटेगा, आपके पास हाइट की वैल्यू आएगी √3/2a, ये वैल्यू आपके पास आएगी। ठीक है, आपके पास ये हाइट की वैल्यू आ गई। अब आपको ये पता है ये जो हाइट पूरी की पूरी हाइट है ये 3 पार्ट में आपके पास डिवाइड हो रही है। तो मैं इसके 3 पार्ट की अगर वैल्यू निकालना चाहूं, यानी कि 3x की वैल्यू निकालना चाहूं, तो ये आपके पास होगी √3a/2। तो आपके पास एक हिस्से की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू, आपके पास x की वैल्यू आएगी a/2√3। आपको 2x चाहिए होता है उसके लिए, यानी कि जो मेरे पास r की वैल्यू है, ये r आपके पास 2x होता है, क्योंकि 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है ना। तो आपके पास 2 डिवाइड करेंगे तो आपके पास a/√3 आएगा। तो ये जो वैल्यू आपके पास यहां से आएगी, ये आपके पास आएगा 3kq, ये आपके पास आएगा a/√3, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये आपके पास आएगा 3√3kq/a। ठीक है, हाँ वही था। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं इधर की तरफ, अगर हमारे पास यहां पे बात करें तो v मुझे निकालना है, तो यहां पे 6 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। और अगर इसकी साइड, सबकी साइड मैंने ए ए बोल रखी है कि ए ए हमारे पास है, तो ये तो हमारे पास सिमिलर, मतलब आप ये जान लीजिए कि हमारे पास क्या बनते हैं यहाँ पे, सिमिलर आपके पास इक्विलेटर ट्राइंगल ये बन जाते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 आपके पास इक्विलेटर ट्राइंगल बनेंगे। और 6 अगर इक्विलेटर ट्राइंगल्स आपके पास बने हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 6 × kq/, ना ए अगर आपके पास है तो डायरेक्टली आप लिख देंगे 6 × kq/a। ठीक है, ये इस तरीके से। अब आपसे कोई ऊपर पूछ ले नीचे पूछ ले कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अब आपसे देखिए पोटेंशियल निकालना सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि अगर आपसे ही पूछ ले कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर h हाइट पे आप चले गए, इजिली निकाल सकते हैं। सिंपली आईडी तो करना है भाई, पॉजिटिव नेगेटिव आपके पास जो चीज रहेगी उसको देख के आप ऐड कर सकते हैं, सिंपल ऐड हो जाएगा, राइट। तो बहुत ही इजी तरीका है पोटेंशियल निकालने का। मतलब पोटेंशियल एक ऐसी चीज है जो अब बहुत मुश्किल मुश्किल चीजें रहती हैं, नॉर्मली अगर हम करेंगे तो यहां से काफी चीजें आसान हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पे ओके, मुझे कुछ रिलेशंस यहाँ पे बताने हैं, उससे पहले मैं कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। डिफॉल्ट बैकग्राउंड लेने के लिए एक पैटर्न लेते हैं और रैंक प्लस का ही डाल देते हैं। चलिए ये आ गया यहाँ से, ओके। देखिए चलिए अब मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। कि आपके पास क्या रिलेशन रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में। ठीक है, तो देखिए तीन हमारे पास हैं। एक सिंपल सा आपके लिए रिलेशंस याद करने के लिए, v इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ईडी, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, वेद ट्रिक है याद करने की, वेद। दूसरी चीज आपके पास रहेगी dv/dr, जो डिस्टेंस आपके पास रहेगा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई। तीसरा अगर आपको v निकालना हो, मैं रिवर्स ऑर्डर में भी चल सकता था, अगर आपको v निकालना हो तो v को आप लिख सकते हैं -e.dr, ये आपके पास रहेगा। तीनों के तीनों पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीनों के तीनों पैटर्न्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे आपके पास चीजें आ सकती हैं इसको, ये जो कई बार हमारे पास है, यहां तो सिर्फ ये डायरेक्शन शो कर रही है, डायरेक्शन कैसे शो कर रही है इस चीज को भी समझेंगे। ये तीन फॉर्मूलाज आपके पास है, तीन रिलेशन। अगर मैंने यहाँ पे माना कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास निकलेगी वो आपके पास बाहर की तरफ, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकलना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से बाहर की तरफ निकली, यहाँ से बाहर की तरफ निकली, नीचे गई, ऊपर गई, दाएं गई, बाएं गई, डैश डैश, इस तरीके से। यहां कहीं मेरा मन किया, मैंने रेंडमली क्या किया, पॉइंट ले लिया P। मेरा मन किया मैंने रेंडमली पॉइंट लिया P, इधर मेरा मन किया मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया Q। और कोई आपसे पूछे और बोले कि जी हमें ये बताइए VP माइनस VQ क्या होगा। कोई आपसे पूछे कि ये बता दीजिए कि VP माइनस VQ क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा क्या होगा, ये बता दीजिए। आपने कहा ठीक है जी बता देते हैं।
अब हमें पता है कि भाई जो अगर एक चार्ज है यहाँ पे, अगर मैं पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो पॉजिटिव पोटेंशियल होगी, नेगेटिव चार्ज रहेगा तो नेगेटिव पोटेंशियल हमारे पास होगी। जितना पास रहेगी उतनी चीजें बड़ी होगी, जितनी दूर जाएगी चीजें छोटी होगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन हमारे पास आ रहा है, 1/r आ रहा है। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूं कि आप यहाँ पे एज्यूम करिए, मान लीजिए कि भाई ये पास में है तो इसके पास है +100। +100 क्यों लिखा? बिकॉज ये चार्ज पॉजिटिव था तो मैंने यहां लिखा +100। तो दूर गया उसको लिख दीजिए 50। आपके पास वीपी माइनस वी क्यू पूछ रहा है तो आपके पास आएगा 100 - 50, तो आपके पास कितना आएगा? 50। आपके पास यहां पे आ जाएगा वीपी माइनस वी क्यू की अगर हम बात करें तो आपके पास आएगा 50। क्या ये बात समझ में आई? राइट। अब आप ये देख रहे हैं कि आपके पास जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, पोटेंशियल आपकी क्या हो रही है? कम हो रही है। फिर एक एग्जांपल और देखिए यहां पे, अगर मैंने इसी में माना कि मेरे पास यहां पे एक नेगेटिव चार्ज होता, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आती, इसी की तरफ आती, इसी की तरफ यहां पे हमारे पास ऐसा होता। और यहां भी मान लीजिए मैं वही काम कर रहा हूं आपके लिए, एक पी पॉइंट कंसिडर किया यहां पे, एक क्यू पॉइंट कंसिडर किया यहां पे। अगर पी और क्यू पॉइंट मैंने कंसिडर करे हैं, सबसे पहले नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ पर है तो मैं यहाँ पर माना तो मेरे पास क्या आएगा भाई? ये पास में है तो बड़ी वैल्यू रहेगी, -100 लिख दिया। ये मेरे पास दूर है तो छोटी वैल्यू रहेगी, -50 यहाँ पे लिख दिया। आपसे पूछ रहा हूँ मैं वीपी माइनस वी क्यू, बताइए क्या होगा आपके पास? तो ये वीपी माइनस वी क्यू अगर आप करेंगे -100, माइनस माइनस आपके पास कितना आएगा? माइनस में ही आ जाएगा, तो आपके पास आएगा माइनस में नेगेटिव, यानी मैं बोल सकता हूँ -50 आपके पास आ जाएगा। अल्टीमेटली तो बताना होता है कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है कि नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ये आपको बताना है। तो यहां पे कहने का मतलब ये है कि आप जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उस डायरेक्शन में आपकी जो पोटेंशियल होगी वो क्या होगी? घटेगी। जिस डायरेक्शन में आपकी वैल्यूज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जा रही है, ट्रेवल कर रही है, उस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होगी? आपकी कम होगी। ठीक है, बस ये मानना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो पोटेंशियल आपकी क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। इसका दूसरा लिटरल मीनिंग मैं बच्चों को कई बार बोल देता हूं कि कई बार अगर आप जिंदगी जहां चल रही है या फिर जहां भीड़ जा रही है, अगर आप भीड़ के साथ साथ चलेंगे तो आपकी पोटेंशियल क्या होगी? कम होगी। आपको अपनी पोटेंशियल अगर दिखानी है तो आपको विपरीत परिस्थितियों में उल्टा चलना है। ठीक है, कई लोग विपरीत परिस्थितियों में टूट जाते हैं और कई लोग रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। ऐसा आप खुद भी देख सकते हैं। ऐसे ही चलिए, क्या ये बात समझ में आई? अब इसके ऊपर बहुत भर भर के क्वेश्चन हमारे पास हैं, कैसे चीजें रहेंगी। अब एक क्वेश्चन करते हैं, मैं डायरेक्टली ही जेई मेन का क्वेश्चन ले लेता हूं। आपके पास बोला है कि इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमें यहां पर बोला है कि आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है V, V आपको दे रखा है कि 3x² है, और यहां से क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, और उसकी कुछ पॉइंट भी दे रखा है। पॉइंट तो बाद में देखा जाता है, पहले तो देखा जाता है कि क्या पूछ रहा है। तो V और E का रिलेशन आप याद करके रखेंगे वेद से, अभी मैंने बताया। तो आपके पास है dV/dr, है ना, dV/dx कह लेंगे क्योंकि x में दे रखी हैं चीजें। तो dV/dx इज इक्वल टू आपके पास -E। इसका मतलब कि जो आपको यहां पे इसका फंक्शन दे रखा है, इसको आपको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। और आप जैसे ही इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? आपके पास आएगा 3x², यहां पर है dx, आप कर देंगे तो आपके पास आएगा 6x। अब जो पॉइंट आपको दे रखा है उस पॉइंट को आप यूज कर लीजिए। आपके पास जो पॉइंट यहां पर दे रखा है, ये पॉइंट आपके पास गिवन है 1,0,3, और आपको यहां पे दिख रहा है कि जी सिर्फ यहां पर तो x की ही वैल्यू है, तो x की ही वैल्यू पुट करेंगे। उससे हमें क्या मतलब पड़ रहा है? कोई पॉइंट अगर आपके पास है तो इसका मतलब हमारे पास होता है कि ये x y z है, तो सिर्फ x की वैल्यू को यहां पे पुट कर दो। और x की वैल्यू को अगर आप पुट कर रहे हैं, माइनस साइन लगाना मत भूलना। आपने माइनस साइन लगाया, x की वैल्यू को आपने पुट किया, आपके पास आ जाएगा -6 वोल्ट। ठीक है, -6 आपके पास आ गया, यानी कि आपका आंसर यहां पर क्या होगा? हाँ, प्रवीण ने कह ही दिया कि हमारे पास पहले से बता दिया कि आंसर इसके पास क्या हो रहा है। आंसर हमारे पास आ गया डी। पीवाईक्यूज जैसे ही हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आपको ऐसे पीवाईक्यूज बहुत मिलेंगे, और बोर्ड में भी ऐसे पीवाईक्यूज आते हैं कि पोटेंशियल आपको दे देगा, कोई फंक्शन दे देगा, फिर बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालिए। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन अगर नहीं आएगा तो कैसा आ सकता है?
भाई ऐसा नहीं आएगा तो हमारे पास दूसरा आ सकता है। अगर यहीं पे मानते हैं हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा होता कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का ही फंक्शन दे देता और बोलता जी इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है 2x² + 3x, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फंक्शन दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि जी पोटेंशियल बताइए आप, पोटेंशियल, पोटेंशियल बोलता फाइंड पोटेंशियल, फाइंड पोटेंशियल एट x इज इक्वल्स टू 1 मीटर। तो क्या करते, तो भाई हम यहां पर फिर क्या काम करते, हमें पोटेंशियल का काम करना था, तो पोटेंशियल हमारे पास क्या रहता, -E.dx, और इसे इंटीग्रेशन कर देते। याद आया? तो हमारे पास वेद v इज इक्वल टू ईडी, वेद, तो आपके पास v माइनस इंटीग्रेशन अगर हमें यहां पे करना है तो आपके पास है 2x² + 3x डॉट dx आपके पास आएगा। अगर इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा, 2x, वैल्यूज बाद में पुट करेंगे, पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं, नॉर्मल इंटीग्रेशन, तो आपके पास आएगा 2x³ डिवाइड बाय 3 + 3x² डिवाइड बाय 2, और आपको वैल्यूज यहां पे पुट करनी है 1, है ना, या फ्रॉम लिखना पड़ेगा ना, पोटेंशियल, फाइंड द पोटेंशियल फ्रॉम, कि कहां कहां से आई। 0 to 1, तो बस 1 वैल्यू इसमें डाल दीजिए, आपके पास पोटेंशियल जो आएगी वो आ जाएगी -2/3 -3/2। 6, 4 + 9 13, 13/6 आ रहा है। प्रवीण ये नहीं आ रहा क्या? जल्दी बताइए। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। अब हम बात करते हैं, अभी हमने बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, एनर्जी होती है एक सिस्टम की। अगर मैं यहां पे एक छोटी सी चीज आपको सिखाता हूं, अगर मैं वर्क की बात करूं और एनर्जी की बात करूं, मैंने यहां पे दो टर्म लिखी है, वर्क और एनर्जी। बहुत से लोग इसको अलग अलग समझते हैं कि जी वर्क अलग है, एनर्जी अलग है। आप ध्यान से देखिए इसकी यूनिट क्या होती है भाई, वर्क की यूनिट क्या होती है आपके पास, वर्क की यूनिट हमारे पास होती है जूल। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, दोनों अलग अलग तो हैं बट दोनों बहुत 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 सिमिलर हैं। आपके पास यहां पे यूनिट रहती है जूल्स, दोनों की यूनिट सेम है, यानी कि दोनों के बीच में कोई ना कोई तो कनेक्शन होगा। भाई दोनों के बीच में कोई ना कोई तो कनेक्शन होगा, दोनों के बीच में कोई ना कोई तो ब्रिज होगा जो दोनों को ज्वाइन कर रहा होगा। तो करते हैं, हमारे पास एक थ्योरम रहती है जिसको हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसको हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वो ये थ्योरम कहती है कि जो आपने वर्क किया है या जो भी आप वर्क करेंगे, वर्क आपका बराबर होता है डेल्टा के ई। याद आया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, आप ऐसा लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये काम आप यहां पे लिख सकते हैं। सेकेंड चीज मैं बोल रहा हूं कि अगर अगर हमारे पास
इफ वी फॉलो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारे पास है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि डेल्टा ई जीरो रहेगा? भाई अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है तो कोई एनर्जी क्रिएट नहीं होगी, कोई डिस्ट्रॉय नहीं होगी, तो फाइनल माइनस इनिशियल हमारे पास टोटल एनर्जी जीरो आएगी। अगर मैं मानता हूं कि सिर्फ दो ही एनर्जी एग्जिस्ट करती है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी, इज इक्वल टू जीरो अगर मैं कर दूं, तो हमारे पास एक रिलेशन आएगा कि डेल्टा के ई माइनस ऑफ डेल्टा पी के बराबर है। इसका मतलब कि ये जो हमने ब्रिज निकाला है, इसी को अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी में यूज करना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि वर्क इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा पी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपके पास काइनेटिक एनर्जी से रिलेट कर रहा है और ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट कर रहा है कि क्या आपके पास रहेगा। और अभी हमने देखा था कि हमारे पास वर्क डन जो था वो चार्ज इनटू पोटेंशियल आपके सामने आ रहा था, ठीक है, तो उसका भी हम यूज करेंगे। चलिए अब वर्क डन की ही बात करते हैं कि वर्क डन वो किस तरीके से निकाला जाता है। वर्क डन आपके पास रहेगा तो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। मैं सारे कॉन्सेप्ट आज करा रहा हूं, कल हम क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करेंगे। कॉन्सेप्ट बहुत ही कम है, हमने पहले से कॉन्सेप्ट कर लिए हैं, जो हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर किया है उसमें बहुत सारी चीजें हमने सीख लिया है। क्या इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत? अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। तो हमारे पास सिस्टम कैसे चलता है, पोटेंशियल एनर्जीज अगर हमें निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो अगर मेरे पास एक आइसोलेटेड चार्ज होगा, सिंगल चार्ज, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। अगर एक सिंगल चार्ज है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं होती। अगर दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस को समझिए, अच्छा एक चीज और समझनी है, मल्टीपल टाइम्स ऐसा होता है कि आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछी है या आपसे वर्क पूछा है, आपको वर्क का फॉर्मूला कभी पता नहीं लग रहा कि यार वर्क का कैसे निकालना है। ये काम आपका वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर में भी करेगा क्लास 11 के, और यहां पे भी करेगा। आप वर्क नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट चीज ये है कि आप वर्क नहीं निकाल पा रहे हैं तो थिंक इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछी, आप पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल पा रहे हैं तो थिंक इन टर्म्स ऑफ वर्क। दोनों को आपस में रिलेट करना है, ठीक है। आपके पास यहां पे मैंने बात करी कि अगर आपके पास एक सिंगल चार्ज है, एक सिंगल चार्ज अगर आपके पास है, आप इस चार्ज मतलब एक तरीके से मैंने यहां पे एरिया मान लिया जिसको हम देख रहे हैं, अगर कहीं इंफिनिटी से हम इस लोकेशन पर एक चार्ज को लेके आ रहे हैं तो कितना वर्क हमें करना पड़ेगा? हमें वर्क करना पड़ेगा जीरो। अगर इंफिनिटी से मैं कहीं पर यहां पर अगर एक चार्ज लेके आ रहा हूं तो मुझे वर्क करना पड़ेगा जीरो, ठीक है जी। अगर यहीं पर हमने क्या काम किया, अगर यहीं पर मैंने एक काम किया कि यहां पर बात मान के चलें कि अगर हम ये मान के चलें कि अगर मैं पहले वाले चार्ज को लेके आया, फर्स्ट चार्ज को, तो फर्स्ट चार्ज को लेके आने के लिए तो वर्क डन जीरो है। बट अगर नेक्स्ट चार्ज हमारे पास आया, अगर नेक्स्ट चार्ज हमारे पास आया, ये से Q1 मान लेते हैं, ये Q2 हो गया, तो इस Q1 और Q2 के बीच में हमारे पास अगर डिस्टेंस है R, तो अब इसे वर्क करना पड़ेगा। बिकॉज यहां पे आप देखेंगे कि जब ये Q चार्ज अगर यहां पे है तो इसके अराउंड एक पोटेंशियल होगी। इस पॉइंट पर हमें पता है जी पोटेंशियल तो एग्जिस्ट कर रही होगी 1 की वजह से, डेट विल बी KQ1 डिवाइडेड बाय R। और जब ये चार्ज यहां पर आया तो एक वर्क भी यहां पर होगा। तो वर्क डन की अगर मैं बात करूं, यानी कि W2 की अगर बात करेंगे तो W2 आपके पास क्या हो जाएगा? W2 आपके पास होगा Q2 चार्ज 2 का, और जो पोटेंशियल थी 1 की वजह से ये हो जाएगा, ठीक है, होगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर की वैल्यू डालेंगे तो आपके पास आएगा KQ1 Q2,
डिवाइडेड बाय आर। और मैं ये भी कह सकता हूं कि इसका मतलब ये है कि वर्क जो हमारे पास होना चाहिए था, नेट वर्क डन होना चाहिए था W1 प्लस W2। तो W1 तो जीरो है, W2 आपके पास ये है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर। अब आप कह रहे हैं सर ऐसे ही करते रहेंगे क्या? अरे भाई तीन चार्जेस आएंगे, तीन चार्जेस का भी ऐसे करेंगे। देखिए तीन चार्जेस अगर मेरे पास आए, थ्री चार्जेस, तीन चार्जेस का ट्रायंगल बनाना होता है। तो ऐसे ही डायरेक्टली बना लेते हैं, आपको चीज समझ में आ गई। Q1 Q2 Q3 R12 R23, इन इन सबके बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। अब मुझे अगर इसका वर्क डन निकालना है कि अरेंजमेंट करने के लिए कितना वर्क डन हमारे पास लग जाएगा, तो देखिए कैसे काम करेंगे। आप वन और टू के बीच का निकालेंगे तो आप यहां पे लिखेंगे के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R12, ठीक है। फिर इसका और इसका निकालेंगे, प्लस के Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23 प्लस के, इसका और इसका निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, Q3 Q1 डिवाइड बाय R31। हो जाएगा काम, काम खत्म। तीन से आपके पास काम करना पड़ेगा। अच्छा अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, अगर चार चार्ज रहेंगे, फोर चार्जेस, चार चार्जेस तक ही पूछेगा, पांच पूछ रहा है तो फिर मस्ती कर रहा है वो आपसे, है ना। मस्ती करने के मूड में रहेगा तो पूछ सकता है, बट निकाल सकते हैं उसे, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। अगर चार चार्जेस आपके पास हैं तो आप मान लीजिए कि आपने यहाँ पे रखा Q1 Q2 Q3 Q4, और आपको ये बताना है कि जी अब इस अरेंजमेंट के लिए कितना वर्क आपके पास हो जाएगा। ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे डिस्टेंसेस भी हमें लिखने पड़ेंगे। वन और टू के बीच का डिस्टेंस R12, इसके बीच का डिस्टेंस R23, इसके बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया R34, इसके बीच का डिस्टेंस हमने यहाँ पे मान लिया कि R14, ठीक है। चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे वर्क डन। आपको देखिए क्या करना है, कि वन का टू के साथ, तो ये डिस्टेंस हो गया 1 2। आपको फिर लेना है Q2 का Q3 के साथ, है ना। आपने डिस्टेंस लिख दिया 2 3। फिर आपने कहा कि आपके पास Q3 का Q4 के साथ, आपने यहाँ पे लिख दिया R34 प्लस 4 का 1 के साथ, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 4 1। भाई इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। अब आप बताइए कि कोई यहाँ पे रह गया है, किसी का पेयर तो रह गया। वन का टू के साथ हो गया, टू का थ्री के साथ हो गया, थ्री का फोर के साथ हो गया, फोर का वन के साथ हो गया। बट यहां पर दो ऐसे पेयर्स हैं जो रह गए हैं। कौन कौन से रह गए हमारे पास? हमारे पास रह गए ये वन का थ्री के साथ कोई पेयर नहीं बना है हमारे पास। इसके अलावा ये डायगोनल्स वाले जो हैं ये रह गए हैं। तो इन डायगोनल्स वाले को और भी आप अलग से लिखेंगे। देखिए मैं इसी को मैंने इसलिए अलग से कलर इसलिए रखा है क्योंकि बच्चा जनरली भूल जाता है कि यार वो भी हमें यहाँ पे ऐड करने हैं। प्लस यहाँ पर आप ऐड करेंगे के Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R1 और 3 के बीच का डिस्टेंस, प्लस यहां पर आप एक और चीज ऐड करेंगे, प्लस के Q2 Q4 और R24। ये आपके पास रहेगा, ठीक है। हाँ डायगोनल्स वाले रह गए थे, तो ये आपके पास छह हो जाते हैं। मतलब ये छह चीजें आपके पास रहेगी तो आपका काम हो जाएगा काफी आसान, ठीक है। डायगोनल्स में किस तरीके से यहाँ पे फाइंड आउट करना है हमें, ये हमारा काम हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन करते हैं फिर आपको चीजें समझ में आएगी। एक क्वेश्चन सिंपल सा, लेट्स सी कितने लोग इसे कर पाते हैं। मान लेते हैं कि एक स्क्वायर है और स्क्वायर की साइड ए है, और चार्जेस भी मान लीजिए कि सेम है।
नेट वर्क डन निकाल दीजिए, नेट वर्क डन निकाल दीजिए कितना होगा, जो भी फॉर्मूला लगाए वही काम करना है। नेट वर्क डन निकाल दो कितना हो जाएगा, नेट वर्क डन। और देखिए जो बच्चा पढ़ के जाता है ना, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाता है, वो चीजों को ना सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता है कि अच्छा ऐसी सिमिलरिटी आ गई तो कैसे अप्रोच करेगा, दूसरी सिमिलरिटी आ गई तो कैसे अप्रोच करेगा। तो अब आप यहां पे देखेंगे कि 1 का 2 के साथ आ रहा था, 2 का 3 के साथ आ रहा था, 3 का 4 के साथ आ रहा था, 4 का 1 के साथ आ रहा था, ये तो चार तो सेम हो गए भाई। चार फॉर्मूला आपके पास जो ऊपर लिखवाए हैं इनकी सबकी वैल्यू तो सेम आएगी। तो मैं इन चार की वैल्यू को क्या लिख सकता हूं, क्या मैं इनकी चार की वैल्यू को लिख सकता हूं कि मेरे पास आएगा 4 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, कह सकते हैं। प्लस प्लस आपके पास क्या आएगा भैया, ये दो, क्या ये और ये हमारे पास सेम नहीं आएंगे, क्या ये और ये सेम नहीं आएंगे, बिल्कुल सेम आएंगे। तो मैंने इनको लिख दिया ट्वाइस ऑफ के क्यू स्क्वायर। अच्छा ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास होगा √2 टाइम्स ऑफ ए। अगर आपके पास ये ए है, ये ए है, तो डायगोनल आपके पास कितना होगा, √2 टाइम्स ऑफ ए होगा। और यहां से आप इसको थोड़ा सा सजा धजा के अगर लिखना चाहो तो लिख लो, अदरवाइज यहां से आप ऑप्शंस को, मतलब इतना काम अगर आपने कर लिया तो ऑप्शंस आपके पास दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए को कॉमन ले लेता हूँ, तो आपके पास यहाँ पर आएगा 2 प्लस ये आपके पास 1/√2। ठीक है, ये आपके पास आ गया। इसको थोड़ा सा मतलब या तो ये ऐसे इस ऑप्शन में दे देता है, या आपको थोड़ा सा और घुमा फिरा के करने के लिए क्वेश्चन में कैसे दे देता है, आपको ऐसे भी दे देता है 2 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय ए 2√2 प्लस 1 डिवाइड बाय √2। तो ऐसे भी दे सकता है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में किस तरीके से हमसे पूछ रहा है। 4 + √2 कहां से आया, 4 + √2 थोड़ा ना होगा, इस तरीके से आएगा हमारे पास। ठीक है प्रवीण, ये आएगा, समझ में आया कि कैसे चीजें चल रही हैं। ये छोटी छोटी चीजें बड़ी मायने रखती हैं। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखना, यहां पे अब जब आप एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, आपके पास एक पॉइंट आपको कंसीडर करके रखना है। तो एक नोट मैं आपको यहां पे करवा रहा हूं। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे मैंने बोला जी +Q1 है, आपके पास यहां पे अगर मैंने माना कि मेरे पास -Q2 चार्ज है, आपसे पूछ रहा है कि पोटेंशियल आपको निकालनी है कि पोटेंशियल जीरो कहां पर होगी। टू फाइंड पॉइंट्स वेयर पोटेंशियल इज जीरो। तो हमें पता है कि अगर दो पॉइंट्स रहते हैं, 2/√2 कर दिया तो फिर कॉमन ले लिया था। ओके, तो ओके, तो हमें ये पता है कि जब हमारे पास दो लोग रहते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल बच्चों को देता हूँ। मान लीजिए कि एक शादी हो रही है, एक लड़का खड़ा है, एक लड़की खड़ी है ना, शादी में लड़का लड़की की शादी होती है। अभी आगे जाने जमाने में पता नहीं क्या हो जाए, किस किस की शादी हो, बट एक लड़का खड़ा है, एक लड़की खड़ी है, और आप आप जा रहे हैं फोटो खिंचवाने के लिए। तो एक ऑप्शन है कि आप लड़के के लेफ्ट साइड पे खड़े हो जाएं, मतलब लड़के के साइड पे खड़े हो जाएं, लड़की की साइड पे खड़े हो जाएं, या बीच में खड़े हो जाइए, यही रहता है। तो यहाँ पे भी अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, तो हमारे पास तीन रीजंस रहते हैं जहां पे हमारे पास ये काम हो सकता है। तो एक रीजन यहाँ पर रहता है फर्स्ट, एक रीजन रहता है सेकंड, यहाँ पे रहता है थर्ड। अच्छा टिल नाउ हम क्या करते थे, एक रीजन निकालते थे और उस पर काम कर देते थे। यहाँ पे हमारे पास दो निकालने पड़ेंगे। आपको क्या निकालने पड़ेंगे, यहाँ पे दो रीजन में आपको फाइंड करना है। यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल में, पोटेंशियल जो रहती है आपके पास, तो आपको दो रीजन में काम करना होता है। भाई एक रीजन तो आपके पास मस्ट है कि अगर एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव है कि बीच में जीरो आ जाएगा, सेंटर पे आएगा कि नहीं आएगा, बिटवीन होगा। तो पहला तो बिटवीन आ गया, और सेकंड की अगर मैं बात करूं तो आइदर लेफ्ट और राइट आपके पास आएगा।
दोनों रीजन का निकालना जरूरी है, दोनों रीजन का निकालेंगे तभी आपके पास आंसर जो आएगा वो करेक्ट आएगा, अदरवाइज दिक्कत रहेगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। फिर मतलब चीजें जो थी मेरे को मैंने बता दी। एक एक्सटर्नल फील्ड वाला हमने काम नहीं किया, पहले पोटेंशियल एनर्जी को समझेंगे, करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप जब आएंगे तो इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके आना, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स को सॉल्व करके आना। मैं एक आपको होमवर्क दे रहा हूं कि अभी आप एनसीईआरटी को रीड जरूर करना, एनसीईआरटी को रीड करना जहां तक हमने खत्म कर लिया है। ठीक है, इस चैप्टर की आपको काफी सारी चीजें समझ में आएगी। अभी एनसीईआरटी कभी भी रीड जब मैंने नहीं करवाई है तब मत किया करो, जब मैंने पढ़ा दिया है अब आप करेंगे तो आपको चीज समझ में आएगी कि एक्सटर्नल फील्ड लगती है तो क्या होता है, थोड़ा सा फील लेना। तो एनसीईआरटी रीड आपको करनी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए। ठीक है, क्योंकि असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन जो आएंगे वो आपको वहां पे फंसा सकते हैं। फिर मिलते हैं कल वाली क्लास में। टिल देन थैंक यू। ठीक है प्रवीण, और असाइनमेंट तुमने डीएसए के सॉल्व किए कि नहीं किए ये भी बता देना। सॉल्व कर लिए तो अच्छी बात है, नहीं किए तो अभी उसको करना स्टार्ट कर दो।